हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल, जिसमें चैप्टर नंबर 1 होगा भारत एक परिचय। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और भारत एक परिचय से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, उन सारे क्वेश्चनों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम जो देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो देशांतरीय विस्तार आपको ध्यान रखना है कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अगर पूछ लिया जाए कि अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो अक्षांशीय जो विस्तार भारत की है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में अगर पूछा जाए कि नॉर्थ से अगर साउथ आपको जाना हो तो नॉर्थ से साउथ की कुल दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है कि भारत की अगर नॉर्थ से साउथ आपको जाना है तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 3214 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। वहीं अगर पूछा जाए आपको कि अगर पश्चिम से पूरब जाना हो तो 2933 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए भारत की उत्तरतम बिंदु, सबसे जो है उत्तर में जो बिंदु स्थित है उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो इंदिरा कॉल यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, और उत्तरतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। ध्यान रखिएगा, पश्चिमतम बिंदु अगर पूछा जाए तो गौर माथा, और अगर पूर्वोत्तम बिंदु पूछा जाए तो कीबिथु। क्या नाम है? कीबिथु। ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? आगे अगर हम बात भारत की कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, भारत की जब आप बात कर रहे हैं तो एरिया, अगर भारत की एरिया आपसे पूछ ली जाए कि इंडिया की टोटल एरिया कितनी है, तो 32,87,000 भारत की कुल एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत की एरिया है। भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत को ध्यान से आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का कौन सा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले 6 देश हैं, वो कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा देश जो है रूस है। रूस के बाद आ जाता है कनाडा, कनाडा के बाद आपका आ जाता है यूएसए, यूएसए के बाद आ जाएगा चाइना, और चाइना के बाद आ जाएगा ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाएगा आपका प्यारा भारत। ठीक है, तो ये 6 देश भारत से बड़े देश हैं और 7वां देश भारत है एरिया वाइज। और अगर हम बात करें कि टोटल दुनिया के जितने भी भूमि है, भूमि का कितना प्रतिशत भारत के पास है, तो 2.4% स्थलीय भूभाग पर भारत बसा हुआ है। और दुनिया में कुल लोगों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, तो कुल लोगों की जनसंख्या का 17.5% भारत में लोग निवास करते हैं। ठीक है, भारत की और हम बात कर रहे हैं तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में टोटल कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत, ध्यान रखिए, अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। कौन सी है? K2। K2 को गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन। K2 को गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? तो POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पे अवैध रूप से पाकिस्तान का कब्जा है। अब POK की अगर हम बात कर रहे हैं तो POK की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, POK की ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो याद रखिएगा 8600, कितना? 8613 मीटर है। कितना है? POK की ऊंचाई की बात करें तो 8613 मीटर है। और वहीं भारत में स्थित कंचनजंगा भारत में स्थित जो है कंचनजंगा चोटी है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 86 मीटर है। 85-86 मीटर आपको ध्यान रखना है। और K2 की यानी गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन आपको बता दिया 8611 किलोमीटर है। कितना है? 8611 किलोमीटर। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, जो हिमालय पर्वत श्रेणी की चोटी है, तो इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी आपको बता दिया कि कंचनजंगा है जो भारत में स्थित है, लेकिन K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, जिस पे पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। आगे आइए, तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है इसका देशांतरीय विस्तार है। आगे हम बात करते हैं कि अगर बात करी जाए कि भारत में निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो अभी बताया था कि अक्षांशीय विस्तार बात करी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन यहाँ पे ये दक्षिणी दिया हुआ है, तो दक्षिणी तो होता नहीं है, नहीं होगा, ये दक्षिणी नहीं होगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन कब है? ये स्थलीय की बात कर रहे हैं, यानी ये भारत जो है ना अपना, तो ये स्थलीय, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर तक आप जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगी। लेकिन आपको पता है कि इधर अंडमान और निकोबार आइलैंड है, तो ये 2 डिग्री और घट के यहाँ से आ जाएगा, यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, आगे आइए, आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। तो क्षेत्रफल के अनुसार अभी विश्व में भारत का स्थान हमने बताया था कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल आपको बता दिया था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में भारत बसा हुआ है। वहीं भारत में अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 2.4% पे भारत बसा हुआ है कुल भूभागीय क्षेत्रफल, दुनिया के कुल भूभागीय क्षेत्रफल का। अगला है भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणतम छोर के बीच की दूरी। तो उत्तरी और दक्षिणतम छोर के बीच की दूरी, कुल दूरी 3214 किलोमीटर है, लेकिन अनुमानित पूछ रहा है तो अनुमानित में आपका हो जाएगा 3200 किलोमीटर। और पूछ लिया जाए कि पश्चिम से पूर्वोत्तर के बीच की दूरी, तो 2933 किलोमीटर आपको दूरी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है जी आपका, बोला गया कि क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसे पिगमेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है।
पिग्मेलियन पॉइंट इसे के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी चकमा देने के लिए, ये तो आपको पता है अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु दे देगा और अंडमान निकोबार आइलैंड के का कोई भी पॉइंट नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे। अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत में यहाँ तमिलनाडु है और तमिलनाडु में रामेश्वरम पड़ता है। क्या पड़ता है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम की बात करें तो रामेश्वरम में ही जो है वो है कोची आइलैंड। कौन सा है? कोची आइलैंड, कोची द्वीप। और कोची द्वीप में जो है वो केप कमोरिन है। क्या है? केप कमोरिन। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु और अगर इंदिरा पॉइंट नहीं दिया हो, केप कमोरिन दिया हो, तो ये स्थलीय भाग का सबसे अंतिम बिंदु है केप कमोरिन, या इसे कन्याकुमारी के भी नाम से जाना जाता है, याद रखना है। अगला है जी आपका भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। तो भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे आप क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट या इसे आप पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें, अगला है निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई अगर भारत की पूछी जाए, भौगोलिक इकाई पूछी जाए, तो ध्यान रखिएगा भौगोलिक इकाई जो होगी वो निकोबार द्वीप समूह में जो पिग्मेलियन पॉइंट है या इंदिरा पॉइंट है वहीं आपकी होगी। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है? तो मुख्य भूमि आ गया ना, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक को केप कमोरिन के नाम से जानते हैं, या इसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? तो पाक जल डमरू मध्य किन किन दो देशों के बीच है? तो एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ श्रीलंका है। दूसरी तरफ क्या है? श्रीलंका है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य स्थित है। और ये पाक जल डमरू मध्य की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये मन्नार की खाड़ी, कौन सा खाड़ी? मन्नार की खाड़ी में ये लोकेटेड है। कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में, ध्यान रखना है। आगे अगर आपसे पूछा जाए तो पाक स्ट्रेट कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो ये चार देखिए। पाक स्ट्रेट, आपको पता है कि पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु से सबसे नज़दीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें डंकन पास किसके किसके बीच है? तो डंकन पास की बात करें तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। ठीक है, और जब अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात कर रहे हैं तो इसमें एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे पाया जाता है। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये भी अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान, ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाला, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाला 150 मीटर, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाला 150 मीटर लंबा गलियारा का नाम क्या है? इसे 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसे पृथक होते हैं? तो ग्रेट चैनल से, 10 डिग्री चैनल से ये पृथक होते हैं। कौन से? 10 डिग्री चैनल से ये अलग होते हैं। अगला हम बात करें हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर, मैंने बता दिया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पीओके में है K2, जिसका नाम है गॉडविन आस्टीन की अगर लंबाई की ऊंचाई की बात करी जाए तो 8611 मीटर। और वहीं भारत में स्थित कंचनजंगा की बात करें, कंचनजंगा
की बात करें तो ये 85-86 मीटर, ध्यान आपको ये भी रखना है। आगे हम बात करें, अगला इन्होंने कहा कि कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है, तो भारत के मध्य से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। और भारत के मध्य से होकर गुजरता है तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि ये जो है अक्षांशीय रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है, तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से राज्य? गमछा, झार, मित्र पर याद रखना है, ये ट्रिक्स है। तो ग से याद रखना है गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और र से राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये आपको यह 8 राज्य याद रखने हैं, यहाँ से होकर यह गुजरता है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है, तो अभी बताया झारखंड से होकर गुजरेगा, जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप क्या, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल यही सही है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ध्यान रखिएगा झारखंड का रांची शहर के पास से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल से होकर गुजरती है। तो सबसे नज़दीक जो होगा मध्य प्रदेश का भोपाल, रांची होता तो सबसे नज़दीक रांची हो जाता, लेकिन रांची इसमें है नहीं, तो भोपाल जो है वो सबसे नज़दीक है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है, तो भूमध्य रेखा की अगर बात करें, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा शहर है, तो यहाँ देखिए कोलकाता है, विशाखापट्टनम है, श्रीनगर है और मुंबई है। तो भूमध्य रेखा के जो निकट जो शहर है वो शहर कौन सी है दोस्तों, तो वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है। आगे हम बात करते हैं मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो अभी आपको बता दिया कि तमिलनाडु के ये पूरब में मन्नार की खाड़ी स्थित है और इसी में है पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। खंबात की खाड़ी की बात करें तो कहाँ पे है, तो ये भावनगर सूरत में खंबात की खाड़ी है। कहाँ पे है? भावनगर सूरत में। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का अस्थाई समय है, तो भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो है ध्यान रखिएगा 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, बोला गया भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही समय प्रदर्शित करता है, तो हांगकांग की बात करें तो ध्यान रखिएगा यह भारतीय मानक समय से 2.5 घंटे आगे है। कितना घंटे आगे है? 2.5 घंटे आगे है। भारतीय जो समय का निर्धारण 87.5 डिग्री से होता है, वहीं हांगकांग की अगर आप बात करें तो 117 डिग्री से उनका जो है समय निर्धारण होता है। तो इसलिए 2.5 घंटा भारत से वो उसका समय आगे चलता है। आगे हम बात करें तो भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा ये इलाहाबाद के नैनी शहर से, जिसे आज प्रयागराज आप बोलते हैं, वहाँ से होकर ये गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर द्वारा निर्धारित होता है। तो देखिए भारत की बात करें तो भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मानक समय निर्धारित होता है। ईरान जो है कि अगर हम बात करें तो ईरान जो है इससे भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। अब 5.5 घंटा आगे है तो ईरान का जो मानक समय जो निर्धारित होता है वो किस डिग्री से होता है, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको
ये जानना है 1 डिग्री इक्वल टू होती है 4 मिनट। कितना होता है? 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, और भारत 5.5 घंटा आगे है, तो आप खुद 5.5 घंटा, 5 घंटा में कितने मिनट हो जाएंगे? तो 300 मिनट हो जाएंगे, और आधा घंटा में 30 मिनट, यानी टोटल 330 मिनट ईरान के समय से भारत का समय आगे चलता है। तो ईरान का जो समय रेखा निर्धारित होता है वो किससे होता है, कैसे पता करेंगे? तो 330 मिनट आगे चल रहा है, और 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। तो 4 मिनट से अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 4 8 32, इसमें 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8, 2 यहाँ पे 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री भारत के की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपने देखा कि ये 82.5 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। अब जरा गौर से सोचिए कि ईरान का कितना होगा। तो टोटल 330 मिनट आगे था, तो यहां से 82.5 डिग्री आपने कन्वर्जन कर दिया, तो निर्धारित जो होता है वो इसमें, अब देखिए भारत का जो भी है, हमने भारत का कितना है? 82.5 डिग्री है, और ईरान का कितना आया? ईरान का 2 घंटा पीछे है। इन्होंने क्या कहा कि ईरान जो है वो मानक समय से 2 घंटा अगर पीछे है, तो 2 घंटा का मतलब क्या होता है? 120 मिनट पीछे है। 120 मिनट से 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 30, यानी 82.5 डिग्री जो है भारत की समय मानक रेखा है, तो 30 डिग्री उससे कम ईरान की मानक समय रेखा होगा, यानी 52.5 डिग्री ईरान की मानक रेखा रही होगी। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहा गया, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बजे सूर्योदय होता है? 6 बजे। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया है कि अगर भारत की बात करें तो हम अगर देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 64 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री, कितना? 64 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो एक बात बताइए मुझे, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 64 और 97 का गैप कितने का है, तो आप देखेंगे 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 6 गया 3, 33 मिनट का गैप है। तो 33 मिनट, 1 मिनट में कितना? 33 डिग्री का गैप है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट। तो 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 1 13, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 1 13। लगभग अगर हम बात करें तो ये कितना? 132 मिनट का गैप होगा। 132 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 घंटा 12 मिनट। तो 2 घंटा 12 मिनट अड़सठ डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच का गैप देखेंगे तो 7 में से 8 गया, 17 में से 8 जाएगा 9, और यहाँ 8 में से 6 जाएगा 2, 29 डिग्री का गैप है, और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 3 11, लगभग 116 मिनट का गैप होगा, यानी 2 घंटे का लगभग गैप होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में यदि 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में 8 बजे सूर्योदय होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। अगला आइए, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा
पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जिसे बोलते हैं, या इसे सह्याद्री भी बोलते हैं। तो ये सह्याद्री या पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट में ही एक पालनी पर्वत श्रेणी है। उसी पालनी पर्वत श्रेणी में कोडाईकनाल पर्वत स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बात करें तो अगला देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो रामेश्वरम द्वीप है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला आइए सियाचिन है। तो सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो जाहिर सी बात है ये सियाचिन ग्लेशियर है। गंगोत्री क्या है। तो गंगोत्री ध्यान रखिएगा अंटार्कटिका में भारत का स्थापित गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों जो हैं वो अंटार्कटिका में भारत की शोध प्रयोगशालाएं हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा रेखा जो है 4096 किलोमीटर रखती है। वहीं हम भूटान के साथ की बात करें तो लगभग 700 किलोमीटर रखती है। और चाइना की बात करें और पाकिस्तान की बात करें तो ध्यान रखिएगा चाइना का जो रखता है वो 84 किलोमीटर के आसपास रखता है। और इसकी बात करें तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ हमारा सीमा लगता है। तो सबसे अधिक पूछा गया है तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ हमारा लगता है। ठीक है। अगला है कि किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। तो इसमें राजस्थान के साथ जो है वो पाकिस्तान की सीमा सर्वाधिक लंबी है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ भारत की राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, और पाकिस्तान के साथ राजस्थान का लगता है, जम्मू कश्मीर का लगता है, पंजाब का और गुजरात का, 4 राज्यों के साथ पाकिस्तान से भारत सीमा साझा करता है। अगला है पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो डूरंड लाइन जो है वैसे पहले आज़ाद मतलब जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा था, लेकिन पाकिस्तान के सेपरेट हो जाने के बाद जो है अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अगला आइए, डूरंड रेखा हमने बता दिया। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी उसे रेड क्लिफ लाइन के रूप में जाना जाता है, और रेड क्लिफ सर कैरोलिस रेड क्लिफ के द्वारा ये सीमा रेखा खींची गई थी। अगला आइए, मैकमोहन अगर रेखा पूछी जाए तो मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच में खींची गई रेखा है। ठीक है। मैकमोहन रेखा को 1955 में खींचा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण सर कॉरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के रूप में जाना जाता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है। तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। कैसे हैं ये? प्रवाल उद्गम के द्वीप हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिणी अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का।
ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम का नाम है नवीन पटनायक। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारतीय समुद्र तट की लंबाई की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। और स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,106.5 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। ओवरऑल दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 15,106 और 7,516, 6 6 12 1 1 2 6 और 22, लगभग 22,622.5 किलोमीटर जो है कुल भारत की बाउंड्री सीमा रेखा है, ठीक है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट, ये भारत है, तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोमंडल, ठीक है। अगला है भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक है? तो 12 नॉटिकल मील तक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है कच्छ का भूदृश्य है, तो गुजरात का कच्छ है, ये जिला के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है ना। और कच्छ जो है एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा जिला है और ये गुजरात में है। तो कच्छ की अगर हम बात करें तो ये निम्नस्थ समतल और बालुकामय मैदान है, ठीक है। अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करें तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो पूर्वी घाट के ये भाग हैं। अगला आ जाइए, मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? तो मड आइलैंड का निकटतम शहर मुंबई है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, तो आपको पता है कि पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है और अंडमान निकोबार की एक कैपिटल भी है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे नज़दीक है? तो अंडमान और निकोबार की बात करें तो इनमें से कौन सा जो है सबसे नज़दीक है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें चेन्नई की, किसकी बात करें? तो चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई जो है ये ध्यान रखिएगा, चेन्नई अंडमान निकोबार से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम जो है वो ध्यान रखिएगा, चेन्नई की बात करें तो 1190 किलोमीटर, विशाखापट्टनम 1200 किलोमीटर। म्यांमार की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में ध्यान रखिए, एक इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में ध्यान रखिए, इंडोनेशिया के बांदा अचीन से ये 140 किलोमीटर और म्यांमार के कोको द्वीप से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे नज़दीक क्या हो गया? म्यांमार का कोको द्वीप। तो बोला जाए कि अंडमान निकोबार म्यांमार के कोको द्वीप से सबसे नज़दीक है, केवल 35 किलोमीटर। और इंडोनेशिया का अचान, क्या बात हमने किया कि इंडोनेशिया के बांदा अचीन से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो सबसे पूर्व की बात करें तो मान लीजिए भारत है, सबसे पूर्व में है तिनसुकिया। कौन सा? तिनसुकिया है। तिनसुकिया के बाद आ जाता है आपका डिब्रूगढ़। कौन सा आ जाता है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के बाद आ जाता है आपका तिनसुकिया। तिनसुकिया के बाद आ जाएगा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के बाद आ जाएगा जोरहट। कौन सा आ जाएगा? जोरहट। जोरहट के बाद की अगर हम बात करें तो जोरहट के बाद आ जाता है दीमापुर। कौन सा आ जाता है? दीमापुर। और दीमापुर के बाद जो आएगा वो अपना आएगा ईटानगर। कौन सा आएगा? ईटानगर। ठीक है, तो इस तरह से ये आता है। तो सबसे पूर्वी जो है वो कौन सा है? तिनसुकिया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगर आइए, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो कोंकण तट की बात करें
तो गोवा और दमन के बीच ये फैला हुआ है। किसके बीच फैला हुआ है? तो कोंकण तट जो है गोवा और दमन के बीच फैला हुआ है, या महाराष्ट्र के रायगढ़ से लेकर कर्नाटक के बेंगलुरु तक ये फैला हुआ है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपको बता दिया कंचनजंगा है, और इसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर है। और बोला जाए कि पाक ऑक्युपाइड वो भी तो भारत का ही हिस्सा है, तो वो K2 है यानी गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई जो है वो 2611 मीटर है। ये भी ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है उसका नाम क्या है? तो कुल्लू घाटी जो श्रेणी है वो धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अगला है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमा की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो उत्तरी सीमा की प्राकृतिक दीवार का काम हिमालय पर्वत करती है। कौन सी करती है? हिमालय पर्वत करती है। पर्वत K2 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये ध्यान रखिएगा, MP से मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगला आ जाइए, सह्याद्री पर्वत स्थित है। सह्याद्री को वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट, और ये महाराष्ट्र से लेकर और ये केरल तक फैला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। अगला है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल की बात करें तो ये कर्नाटका, ध्यान रखिएगा, कर्नाटका जो स्टेट है, कर्नाटका स्टेट के जो है बेंगलुरु के पास एक चिकाबल्लापुर जिला है, और उस जिले से ये 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि नंदी हिल्स जो है बेंगलोर शहर के पास बसा हुआ है। कहाँ पे? तो चिकाबल्लापुर जिले में बसा हुआ है। आगे हम बात करें, शिवालिक डैश के बीच फैली है। तो शिवालिक की बात करें तो ये पोतवार बेसिन और तीस्ता नदी के बीच में फैली हुई है। आगे हम बात करें, उत्तर पश्चिम का पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम का पर्वत, उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो उत्तर और पश्चिम, वो पूछ रहा है उत्तर पश्चिम का पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन सा है? हिंदकुश पर्वत है, जिसका ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान और उधर अफगानिस्तान की तरफ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है इन चारों में से। अगला आइए हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक ही राज्य तक सीमित है? तो एक ही राज्य तक सीमित जो है पर्वत श्रेणी है वो अजंता पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। महेंद्र चोटी स्थित है। तो महेंद्र चोटी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र चोटी की बात कर रहे हैं, महेंद्र गिरी चोटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? महेंद्र गिरी चोटी की। तो ये जो स्थित है वो आपको ध्यान रखना है कि ये स्थित है पूर्वी घाट में। कौन से घाट में? पूर्वी घाट में ये महेंद्र चोटी स्थित है। महेंद्र गिरी चोटी की बात करें तो ये पूर्वी घाट में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस चोटी की यह चोटी जो है सर्वोच्च महेंद्र गिरी चोटी जो है वो ध्यान रखिएगा पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। कितना है? 1501 मीटर है। अगला आइए, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? तो कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है? तो अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ने वाला पठार कौन सा पठार है? तो ये मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है, ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तर पूर्वी राज्य के दक्षिणी सिरे के अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन
का क्षेत्र है। तो ब्लू माउंटेन किसका क्षेत्र है? तो ये मिजोरम का क्षेत्र है। और मिजोरम में ध्यान रखिएगा ब्लू माउंटेन क्षेत्र जो है ये पड़ता है। और ये ब्लू माउंटेन की सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है फागपुई। क्या नाम है? फागपुई जो है ये ब्लू माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 2157 मीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वो दर्रा की बात करें तो सबसे पहले जानिए रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 3978 मीटर। काराकोरम अगर दर्रा की ऊंचाई की बात करें तो ध्यान रखिएगा काराकोरम जो दर्रा की ऊंचाई जो है ये लगभग 5500, ध्यान रखिएगा 5578 मीटर की है। कितनी है? 5578 मीटर। तो रोहतांग की 3978, बुर्जिल की 3200, जोजिला की 3550, काराकोरम की 5578। लेकिन यहाँ पे काराकोरम सबसे ऊंचा तो है, लेकिन अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा नहीं है। तो बच गया 3, रोहतांग 3978। तो 3978 वाला सबसे बड़ा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में रहता है? तो एलिफेंटा दर्रा ये है कहाँ पे? आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका में है। तो ये बार बार खबर में रहता है। आगे हम बात करें, अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका। कहा गया निम्नलिखित में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो कोडाई कनाल आपको बता चुका हूं कि ये पालनी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी है। और अनाईमुडी की हम बात कर रहे हैं तो इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। 2695 मीटर अनाईमुडी की ऊंचाई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? तो मेघालय की बात करें तो मेघालय में स्थित इनमें से कौन सा है आपसे बोला गया है? तो ध्यान रखिएगा मेघालय की जयंतिया हिल्स मेघालय में है, गारो हिल्स मेघालय में है। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। और एक अंडमान निकोबार में एक ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे बैरन आइलैंड के रूप में जाना जाता है। अगला हम बात करें अगला क्वेश्चन की, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जलेपला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो नाथुला जेल गया, उसका सिक्का छूट गया। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। अगला है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर टनल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत में मानव निर्मित सुरंग है। तो भारत में मानव निर्मित सुरंग की बात करें तो नर्मदा से ताप्ती की सुरंग जो है मानव निर्मित सुरंग है। अगला है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क का नाम खारदुला के पास लेह मनाली वाली सड़क है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आ जाइए, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अगला है कहा गया कि किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। अगला हम बात करें रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे ध्यान रखिएगा ये कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। अगला आपका है तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध
ऊटी को डैश से जोड़ता है। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को किससे जोड़ता है? तो ऊटी को ये कोयम्बटूर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय नवी मुंबई है। कहाँ पे है? नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु दोस्तों डेहरी ओसोन सोन नदी पर उस समय था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आज ये नहीं है। आगे हम बात करते हैं 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने किया था और ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। कहाँ से? वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? तो उस समय जो ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय का आंसर हो जाएगा जम्मू से कन्याकुमारी। और अभी जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो विवेक एक्सप्रेस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये बातें सारी समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।